हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएच क्लासेस। माई सेल्फ विष्णु बेनीवाल। एक बार फिर से हम नेशनलिज्म इन इंडिया में एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ गए हैं आपकी सेवा में। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए। आज के वीडियो के कंटेंट है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो नेशनलिज्म के लिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था उसका कंट्री साइड के अंदर किस तरह से फैलाव हुआ, क्या क्या रीज़न थे वहाँ पर अलग अलग लोगों के शामिल होने के। तो इसमें कंट्री साइड में जब ये मूवमेंट फैला तो इसमें दो अलग अलग ग्रुप्स के पीजेंट्स जो है वो शामिल हुए। उनमें से पहले थे अवध के पीजेंट्स, ठीक है, अवध किसानों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया, और दूसरे थे आंध्र प्रदेश की गुंडम हिल्स के ट्राइबल पीजेंट्स। इन दो स्पेशल ग्रुप्स ने कंट्री साइड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड किया। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, शहरों से ये मूवमेंट धीरे धीरे गाँव की तरफ बढ़ा और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और ये कौन से थे? सबसे पहले थे अवध पीजेंट्स। अवध के अंदर जो ये पीजेंट्स थे इनको लीड किया बाबा रामचंद्र ने, जो कभी फिजी देश के अंदर एक बंधुआ मजदूर थे। इंडेंचर्ड लेबरर होते हैं बंधुआ मजदूरी करना, यानी किसी भी फार्म ओनर के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसके साथ वो काम करने के लिए बाध्य हो जाता है, बंध जाता है। मतलब अगर उसने 1 साल के लिए अपना ये कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 1 साल तक वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इस तरह से वो एक तरह से बंध जाता है, इसलिए इसको बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। तो बाबा रामचंद्र ने फिजी में, फिजी नाम का जो देश है वहाँ पर इसने बंधुआ मजदूर के रूप में काम किया था। और ये मूवमेंट यहाँ पर जो चला था अवध के अंदर, अवध में ये मूवमेंट खास करके ताल्लुकदार और बड़े बड़े भू मालिक जो थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया था। कारण था इसका कि ये बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे और टैक्सेस बहुत ज़्यादा किसानों से लेते थे। वो किसान जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी खेती करने के लिए, उनको खेती करने के लिए जो लैंड ये प्रोवाइड करते थे उसका रेंट बहुत ही ज़्यादा मनमाने तरीके से रेंट लेते थे और भी बहुत से टैक्सेस उनसे कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ताल्लुकदार। आप कहेंगे कि सर ये ताल्लुकदार क्या होता है? जिस तरह से आज एक डिस्ट्रिक्ट होता है उसी तरह पहले तालुका होता था, और तालुका का हेड जो होता था उसको ताल्लुकदार बोलते थे। उस तालुका से पूरे एरिया से जितनी भी रेवेन्यू कलेक्ट करनी होती थी वो काम ताल्लुकदार का था। तो इस तरह से ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, ठीक है। समझ में आया ताल्लुकदार क्या होता है? अब आके देखिए, इसके अलावा कि जो हाई रेंट लिया जाता था, बहुत से टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, इसके अलावा भी उनसे बेगार करवाई जाती थी। और जो लैंडलॉर्ड है वो उन्हें अपने खेतों में बिना किसी पेमेंट के काम करवाते थे। बेगार का क्या मतलब होता है? बिना किसी पगार, पगार यानी सैलरी के काम करवाना, वो कहलाता है बेगार, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि पीजेंट्स जो थे उन्होंने इस मूवमेंट में शामिल हुए और उन्होंने क्या क्या डिमांड की। एक तो रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, रेवेन्यू कम की जाए, बेगार का जो सिस्टम है उसको अबोलिश कर दे, ख़त्म कर दे उसको, और लैंडलॉर्ड्स का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये इन पीजेंट्स की डिमांड थी कि आप हमारी ये मांगे जो हैं वो पूरी करिए, उसके बाद हम इंग्लिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इन सब के लिए उन्होंने क्या किया? नाई धोबी बंद, यानी नाई और धोबी की सर्विसेज बंद कर दी, ताकि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको ये ज़रूरी सर्विसेज ना मिल पाए। किसी भी लैंडलॉर्ड के लिए, अब भाई लैंडलॉर्ड है तो वो घर पे कपड़े थोड़े ना धुलते होंगे, उनके स्पेशल धोबी वगैरह और सब, ठीक है। वो सारी सर्विस को रोकने के लिए ये मूवमेंट जो है वो चलाया गया था, और ख़ास करके नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किए गए थे। अवध किसान सभा भी सेटअप की गई, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों ने मिलकर किसानों की समस्याओं को समझने के लिए अवध किसान सभा की स्थापना की। और ये अवध किसान सभा इतनी पॉपुलर हुई कि 1 महीने के अंदर ही अलग अलग स्थानों पर इसकी 300 शाखाएं, 300 ब्रांचेज ओपन हो गई।
यानी किसानों का मुद्दा इतना ज़्यादा हावी था उस समय, किसानों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब डेली 10 नई न्यू ब्रांचेस ओपन होती थी। कहने का मतलब 1 महीने में 300 ब्रांचेस हो गई। लेकिन जो पीजेंट मूवमेंट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, हिंसक हो गया, वायलेंट हो गया। और कांग्रेस जो है ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट को नॉन कोऑपरेट करना, और वो भी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के बेस पर। लेकिन यहाँ पर ये मूवमेंट वायलेंट हो गया तो कांग्रेस इस बात से नाराज हो गई, और जो वायलेंट इंसिडेंट हुए उनके अंदर जितने भी प्रोटेस्टर थे या जितने भी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले पीजेंट्स थे, उन्होंने ताल्लुकदारों और लैंडलॉर्ड्स के घरों पर हमले करने शुरू कर दिए। इनके घरों पर हमले किए गए, बाजारों को लूट लिया गया, जितने भी ग्रेन होर्ड्स थे यानी अनाज के ढेर थे उनको अपने कब्जे में कर लिया गया। और ये सारे एक्शंस, ये सारे काम करने के लिए गांधी जी का नाम लिया जाता था, यानी गांधी जी के नाम पर इन सभी को वैधता प्रदान कर दी जाती थी। गांधी जी के नाम पर यह सब किया जाता था, और वास्तव में गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि अवध पीजेंट्स ने स्वराज का मतलब अपनी सभी समस्याओं के सॉल्यूशन को लेकर माना। यानी ये अवध पीजेंट्स जो थे उनको स्वराज का मतलब था रेवेन्यू रिड्यूस होना, बेगार का अबोलिश होना, लैंडलॉर्ड का बाइकआउट ही उनके लिए स्वराज था, और ये मीनिंग ही स्वराज का उन्होंने माना। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थे ट्राइबल पीजेंट्स। ट्राइबल पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन किया था, और वो खास करके आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स नाम का जो एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र जो है, वहाँ पर रहने वाले ये जो कबीलाई किसान जो थे वो, उन्होंने भी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन उनके पार्टिसिपेशन करने का एक अलग तरीका था। ये एक ऐसा समय था जब 1920s के अंदर इस क्षेत्र में खास करके एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला आंदोलन क्या होता है? गुरिल्ला एक युद्ध की नीति होती है, ये एक स्ट्रैटेजी होती है, वॉर स्ट्रैटेजी, कि जब दुश्मन बिल्कुल ही रेडी ना हो, मतलब अपने आप में मस्त हो या अपने कामों में बिजी हो, उसे एकदम से उसके ऊपर हमला करना, यानी एक तरह से छापामार युद्ध जिसे बोलते हैं, और उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना और फिर वापस जाकर जंगलों में छुप जाना। दिस इज गुरिल्ला मूवमेंट। तो इस तरह का एक मूवमेंट आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स के अंदर चला था, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो ये फॉरेस्ट लॉज बनाए थे उसके अनुसार जो ट्राइबल पीपल थे वो अब फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी इन जो जंगल के नए जो कानून थे उसके अनुसार अब ये कबीलाई लोग जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वहाँ पर अपने पशु नहीं चरा सकते थे, ना ही वहाँ से लकड़ी और फ्रूट्स वगैरह तोड़ सकते थे। तो इस तरह से वो उनका जो ट्रेडिशनल राइट था एक तरह से जंगल के अंदर फ्रीली घूमना और इधर उधर की चीज़ें, फायरवुड और फ्रूट्स कलेक्ट करना, इन सब पर रोक लगा दी गई। तो इस तरह से जो ये ट्राइबल पीपल थे ये मानते थे कि ये जंगल जो है वो उनकी पैतृक संपत्ति है। तो इस तरह से ये अपनी पैतृक संपत्ति से अपने आप को दखल किए हुए मानते, जैसे उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ उनको रोड वगैरह बनाने में इनसे बेगार भी करवाई जाती थी, वो भी ज़बरदस्ती, यानी बिना किसी सैलरी के, बिना किसी वेजेस के उनसे काम करवाया जाता था। ये कुछ रीजन थे। तो अब इनको लीड किसने किया? एक व्यक्ति था अल्लूरी सीताराम राजू नाम का, उसने इन ट्राइबल पीजेंट को इस मूवमेंट के अंदर लीड किया, ये उनका लीडर था। और ये अल्लूरी सीताराम राजू जो है था वो कुछ क्लेम करता था कुछ चीज़ों का, कि उसके पास कुछ खास स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है, यानी कि जादुई शक्तियां हैं, ठीक है, और किस तरह की, कि वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है, कि भविष्य बता सकता है कि तेरे साथ कल क्या होगा। इसके साथ साथ कहता था कि मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ। क्यों भाई, इतना क्या जादू है उसके हाथों में जो लोगों को ठीक कर देगा, यानी जो बीमार वगैरह है उनको भी ठीक कर दूंगा। इसके साथ साथ कहते हैं कि बुलेट लग जाएगी फिर भी बच जाऊंगा। कमाल का इंसान था। क्यों भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट थी क्या उस समय? तो कहते हैं कि बुलेट शॉट अगर हो जाए मेरे ऊपर तो भी मैं सरवाइव कर जाऊंगा। और रबेल जितने भी विद्रोही थे वो इसको भगवान का अवतार मानते थे। भाई अनपढ़ लोग थे, जो ये कहता था वैसे मान लेते थे, और इस तरह से वो उसे भगवान का अवतार ही मानने लग गए।
जितने भी विद्रोही थे। और ये अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर था। दोनों यानी महात्मा गांधी और उनके द्वारा चलाए गए ये असहयोग आंदोलन जो था, इससे उसको प्रेरणा मिलती थी और उसने लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए मनाया भी, क्योंकि लोग उसे इनकारनेशन ऑफ गॉड यानी भगवान का अवतार मानते थे, इसलिए उसकी कही हुई बातों को मानते भी थे। तो उसने ये खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए लोगों को राजी किया। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी मानता था कि भारत को बिना ताकत के प्रयोग किए आज़ाद नहीं करवाया जा सकता था। यानी कि वो कहता था कि अंग्रेज जो है वो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इनको जूते मारेंगे तभी ये भारत देश छोड़कर जाएंगे। और इस प्रकार क्योंकि उनके लीडर के जब ऐसे विचार है तो जो बाकी विद्रोही हैं वो भी तो लीडर के पीछे ही चलेंगे। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशंस पर हमले शुरू कर दिए, यानी जितने भी थाने थे उनके ऊपर हमले किए और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनको मारने की कोशिश की। और उसके बाद क्या हुआ, राजू पकड़ा गया और 1924 में उसको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन तब तक वो एक फोक हीरो यानी एक लोक हीरो बन चुका था, यानी वहाँ के लोकल एरिया का जो नायक है वो अल्लूरी सीताराम राजू पूर्ण रूप से बन चुका था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दो अलग अलग स्थानों पर, अवध में वहाँ के पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और जो आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स है, इन पहाड़ियों के अंदर जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस तरह से ये दो और सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन हमने इस मूवमेंट के अंदर देखा है। तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, जो भी नए दोस्त हैं जो इस चैनल पर आए हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर दीजिए और आगे भी इस चैनल से जुड़े रहिए। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और बाय द वे कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, वहां पर अपनी समस्या आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।